नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BHT चैनल में। तो हम लोगों ने कहानी का सारांश देख लिया था, उसने कहा था, ठीक है? तो आइए अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, इससे प्रमुखता कोई भी कहानी हो, ठीक है? किसी भी कहानी में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन तो ये पूछते ही पूछते हैं। जैसे पहला तो ये पूछ सकते हैं कि कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि संवेदना एवं शिल्प के आधार पे इस कहानी का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है? तो ये 2 प्रश्न तो किसी भी कहानी से बनते ही हैं। ठीक है? इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और बनता है कि इस कहानी के इस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है? तो ये 3 प्रश्न तो सभी कहानियों में बनते ही हैं। और एक प्रश्न और बन सकता है कि जैसे कोई भी कहानी किसी भी विषय वस्तु पे आधारित है, तो उसके आधार पे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये कहानी है, तो ये कहानी है प्रेम पे, प्रेम के उदात्त रूप पे, ठीक है? निश्छल प्रेम पे ये कहानी आधारित है, ठीक है? तो जैसे चौथा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में प्रेम का उदात्त रूप देखने को मिलता है, ठीक है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो अब जैसे ऐसे प्रश्न किसी भी कहानी जो कहानी जिस प्रकार की होगी, जो उस कहानी में कहा गया होगा, ठीक है? उसके आधार पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक अलग प्रकार हो जाएगा प्रश्न का। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है? मैं पूरा यही होगा कि आपका जितने भी प्रश्न मैं पढ़ाऊँगा, हो सकेगा उसी से आएगा, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं, कहानी के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी की समीक्षा। सबसे पहले कहानी का थोड़ा परिचय दे देंगे, ठीक है? लेखक का परिचय थोड़ा दे देंगे, अगर देना हो तो दो, वरना ये भूमिका सबसे सही है। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी के 6 तत्व माने जाते हैं: कथानक, कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन या कथनोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। ठीक है, ये 6 तत्व हैं। इनके आलोक में इस कहानी की समीक्षा या मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप भूमिका लिख देंगे। फिर कहानी के तत्वों की एक-एक हेडिंग डालेंगे और उसकी समीक्षा करते जाएंगे। तो पहला है कथानक, कथावस्तु। मैंने आप लोगों को कहानी की समीक्षात्मक शब्दावली या कहानी के तत्व इस नाम से एक वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई थी। उसमें अच्छे से समझाया था कि प्रत्येक कथानक, कथावस्तु क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, पात्र या चित्रण, वातावरण, ठीक है? ये भाषा शैली ये सब क्या होती है, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है? तो उसी के आधार पे हम देखेंगे कि अब इस कहानी की समीक्षा कैसे करेंगे। तो कथानक, कथावस्तु। उसने कहा था कहानी की प्रमुख विशेषता उसका कथानक है। यह बड़ा मार्मिक है। कहानी का आरंभ निश्चल प्रेम से होता है, मध्य भाग में कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव है, अंत तो पाठक को स्तब्ध कर देने वाला है। अंत में नायक लहना सिंह का स्वप्न हृदय को छू जाता है। कथानक में पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक तकनीक अपनाई गई है। कहानी का कथानक सीधा व कसा हुआ है। संपूर्ण कथानक में संबंध निर्वाह उत्तम है। संबंध निर्वाह मतलब कहानी जो है शुरुआत से लेके अंत तक एकदम वेल कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से गठी हुई है। आपको कहीं भी ये नहीं लगता है कि एकदम से ये बताया जा रहा फिर एकदम से कुछ और ही बताया जाने लगा, ठीक है? तो एकदम ये कहानी का संबंध निर्वाह उत्तम है। यह कहानी, अब अगर कथावस्तु की बात की जाए, विषय वस्तु की बात की जाए, तो यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस आदि व जर्मनी के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है? तो जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी का पृष्ठभूमि लेखक ने लिया है और अपनी कल्पना शक्ति के जरिए कहानी को एक नया रूप दिया है। इस कहानी की कथावस्तु विश्वसनीय है क्योंकि इसमें घटित घटनाएं व चरित्र पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं प्रतीत होते, बल्कि मानवीय गुणों से युक्त दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अब दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्रों की दृष्टि से यह कहानी उत्तम कहानी कही जा सकती है क्योंकि इस कहानी में पात्रों की संख्या उपयुक्त है। कहानी के प्रमुख पात्रों में लहना सिंह, सरदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह आदि आते हैं, ठीक है? तो ये प्रमुख पात्र हैं, ये 4 पात्र प्रमुख हैं। मैंने आप लोगों को जब सारांश बता रहा था कहानी का, तब मैंने बताया था। फिर है और इनके गौड़ गौड़ पात्रों में भी
काफ़ी लोग आते हैं, जैसे वजीरा सिंह, लप्टन साहब और बहुत सारे आते हैं, तो आप एक दो नाम लिख के छोड़ देंगे। इस कहानी में यह भी एक ध्यातव्य विशेषता है, ध्यातव्य मतलब ध्यान देने योग्य विशेषता है, ठीक है? ये अब जैसे ऐसे वर्ड हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे शब्दों का जब आप अपने उत्तर लेखन में प्रयोग करते हैं, तो टीचर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें एक ध्यातव्य विशेषता यह है कि लेखक ने चरित्र स्वयं या अन्य चरित्रों के माध्यम से नायक का चरित्र चित्रण नहीं किया है, बल्कि परिस्थितियों व घटनाओं के माध्यम से नायक या अन्य पात्रों के चरित्र का चित्रण किया है। अब जैसे लेखक ने ये नहीं बताया है कि बहुत त्यागी और बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, जो लहना सिंह है नायक है, वो बहुत ही निश्चल प्रेम कर रहा है, बहुत ही त्यागी है, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है, ठीक है? तो वो ऐसे ही नहीं बोल दे रहे हैं या किसी अन्य पात्रों के माध्यम से ये कथन नहीं बोल रहे हैं, वो स्थितियाँ बनाते हैं। जैसे कि जब लप्टन साहब आते हैं, तो ये उसको पहचान जाता है, ठीक है? फिर वो उसको अपनी चालाकी से लप्टन साहब को मार देता है। तो वहाँ एक प्रकार से उसका व्यक्तित्व का वो पहलू भी नज़र आता है, ठीक है? वो अपने देश के लिए लड़ाई कर रहा होता है, तो वहाँ पे अपना कर्तव्य उसे नज़र आता है, ठीक है? उसके लिए उसको सूबेदारनी को उसने वादा किया था, वचन दिया था, ठीक है? तो उसके प्रेम में एक प्रकार से उसने अपना जीवन दान दे दिया है, ठीक है? तो इस प्रकार से उसके घटनाओं के आधार पे लेखक ने उसका चरित्र चित्रण किया है, ठीक है? और ये सबसे उपयुक्त चरित्र चित्रण माना जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था, ठीक है? उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है। फिर है संवाद या कथोपकथन। जहाँ तक संवादों की बात है, गुलेरी जी ने प्रत्येक पात्र के मुख से वैसी ही भाषा बुलवाई है या उसकी स्थितियों के अनुकूल हो, ठीक है? जैसे कि अब ये कहानी अमृतसर की है, ठीक है? तो अब चूँकि अमृतसर की है, तो अब वहाँ पे अवधी भाषा या बिहारी भाषा तो बुलवाना नहीं, वो स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है? तो वो उसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आरंभ में जैसे अब जिस प्रकार की स्थिति होगी, उस प्रकार के संवाद भी होंगे। जैसे शुरू में दोनों बच्चे जब मिलते हैं आपस में, ठीक है? तो उनकी बातों में लज्जा, अबोधपन, चुलबुलापन, ठीक है? तो जैसे कि उस उम्र के बच्चे जैसे कि संवाद करते हैं, उसी प्रकार के संवाद संवाद लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। लेकिन बाद में विभिन्न पात्रों की बातचीत में उनकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति के अनुसार अंतर आया है। कहानी में संवाद योजना छोटी, चुस्त और गतिशील है, ठीक है? छोटे-छोटे संवाद हैं और कहानी को गति प्रदान करने का काम भी संवाद ही करते हैं, ठीक है? अब जैसे ये आप संवाद अगर ले लीजिए, ठीक है? तो अब यहाँ संवाद कर दिए, तो ये छोटे-छोटे संवाद करके कहानी एकदम से आगे बढ़ गई। वरना वो ऐसे लिखते कि उसने कहा सूबेदारनी ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो सूबेदारनी ने उत्तर दिया कि मेरा घर यहाँ है, और फिर ये ऐसे-ऐसे करके फिर कहानी लंबी भी हो जाती। ठीक है? तो संवाद के कारण कहानी छोटी भी हो जाती है और कहानी को गति भी प्रदान होती है। कहानी के अंत में प्रत्येक कथन दर्द से भरा है। जब कहानी का अंत होता है, आप देखते हैं कि लैला सिंह अ, पड़ा हुआ होता है और वो अ, सारी घटनाओं को पुनः विचार करता है। ठीक है? तो वो काफ़ी अत्यंत दर्द से भरा हुआ है। यहाँ भी छोटे ही कथोपकथन इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी में जहाँ पर संवाद की आवश्यकता पड़ी, गुलेरी जी ने वहाँ उसका सुंदर प्रयोग किया है। जैसे जब लहना सिंह व सूबेदारनी पहली बार मिलते हैं, तब के संवाद दृष्टिव्य हैं। जब शुरू-शुरू में कहानी स्टार्ट होती है, तो आप लोगों ने वहाँ ये पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये आपको याद करने पड़ेगा। देखिए, प्रत्येक कहानी से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और उसका उदाहरण आपको देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। क्योंकि तभी तो जो एग्ज़ामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको तभी पता चलेगा कि आपने कहानी को पढ़ा है, ठीक है? तो अब जैसे ये अगर आपने और ये आप ब्लैक पेन से अच्छे से ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ही संवाद के माध्यम से आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। वहाँ आप लोग ऐसे ही इसको अच्छे से याद कर लीजिए, वैसे भी 3, 4, 5 पंक्तियाँ हैं, आप अच्छे से याद ही कर लेंगे। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है? तो ये लड़की और जो सूबेदारनी और लहना सिंह होते हैं, उन दोनों के मध्य का
ये संवाद है और काफ़ी अच्छा संवाद है। तो इसका उदाहरण आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोग ज़रूर लिखिएगा अगर यह प्रश्न आता है तो। फिर अगला है वातावरण। वातावरण चित्रण कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वातावरण के चित्रण से कहानी में सजीवता, स्वाभाविकता और रोचकता आ जाती है। उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के बाजार से होता है। अब देखिए, जब कहानी का प्रारंभ ही लेखक करता है तो कैसे वातावरण का निर्माण करता है कि ये घोड़े गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, ये आवाज आ रही है, हटो जी बचो जी, ऐसे ऐसे करके। तो एक प्रकार से वो पूरे उस जगह का चित्रण लेखक करता है, ठीक है? तो वही वातावरण का निर्माण उसे ही कहते हैं। जब आप कहानी लिखेंगे अपनी, तो आप भी इसी प्रकार इन सभी कहानियों को आप लोग गौर से पढ़िए और अभी तो नहीं पर कभी न कभी तो आप लोग भी लेखक बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ आप लोगों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि कैसे लेखक किसी का चरित्र चित्रण कर रहा है, कैसे कहानी में वातावरण का निर्माण कर रहा है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ आप समीक्षा के माध्यम से ही जान पाएँगे। तो वही हम लोग देख भी रहे हैं। तो ये है, तो लेखक ने अपनी भाषा शैली से वातावरण का सजीव और यथार्थ बना दिया है। युद्ध के मैदान के वातावरण का तो बड़ा यथार्थ चित्रण हुआ है। अब यहाँ पे जैसे जब वो युद्ध के मैदान की बात जब लेखक करने स्टार्ट करता है, तो वो कहता है ना वहाँ पे ठंड अधिक है। तो ये अब ब्लैक पेन से एक बार ये कर लिया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठंड अधिक है, खंदक में पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ठंड के मारे हड्डियां ठिठुर गई हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। जर्मनी वाले गोले बरसाते हैं जिससे धरती हिल जाती है। युद्ध के मैदान में सिपाही कितनी तीव्र बुद्धि से काम करते हैं, आक्रमण कैसे होता है, शत्रु पर कैसे विजय पाई जाती है, इन सभी बातों का सजीव वर्णन हुआ है। तो ये सभी चीजों को कैसे लेखक ने इन सभी के जरिए वातावरण का निर्माण किया है कि गोले बरस रहे हैं और ठंडक बहुत है, दांत किटकिटा रहे हैं, ठीक है, हड्डियां ठिठुर रही हैं। तो इससे उस जगह के वातावरण का निर्माण पूरा हो जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे तो वातावरण की दृष्टि से कितना बढ़िया इन्होंने वातावरण का निर्माण किया है। कहानी के अंतिम दृश्य के द्वारा लेखक ने मृत्यु के मुख में जाते लहना सिंह के संवादों से बड़े गंभीर वातावरण की सृष्टि की है। वातावरण निर्माण की दृष्टि से कहानी सफल रही है, ठीक है? तो ये समीक्षा है। हम लोगों को ये नहीं है कि कहानी पूरी-पूरी बता देनी है। हम लोगों को बताना है कि इन तत्वों के आधार पे ये कहानी कितनी खरी उतर रही है। फिर अगला है भाषा शैली। भाव और कथानक कितना भी अच्छा हो, किंतु भाषा शिथिल हो जाती है तो कहानी प्रभावशाली नहीं बन पाती। भाषा पात्रानुकूल है। पात्रानुकूल मतलब जिस प्रकार का पात्र होगा उस प्रकार की भाषा होगी। अगर पात्र गरीब है, नीची तबके का है, तो उसकी भाषा अलग होगी और यदि पात्र पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा अलग होगी। तो जैसा पात्र है वैसी ही भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे बम्बू काट वालों की भाषा इसका प्रमाण है। बम्बू काट वालों की भाषा में तीक्ष्णता नहीं है बल्कि कोमलता है, ठीक है? तेरी कुड़माई हो गई है और धत, ये दो शब्दों में लेखक ने अनेक भावों को मूर्त कर दिया है, ठीक है? ये दो शब्द जो हैं, इन दोनों शब्दों में अनेक भाव इस प्रकार से लेखक ने भर दिए हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। सैनिकों की भाषा में हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी शब्दों के तद्भव रूप सिपहिया भाषा के रूप में उपस्थित हैं, ठीक है? जो सैनिक लोग हैं उनकी एक अलग भाषा हो जाती है, सिपहिया भाषा जिसे आप कह सकते हैं। तो बहुत जैसे कुछ सैनिक होते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हैं, कुछ पंजाबी के होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भी सीख लेते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? तो वो उस भाषाओं का एक अपने लहजे में प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो वही यहाँ पे कहा गया है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग से बड़ी सरसता आ गई है, ठीक है? जब मुहावरों का प्रयोग कोई लेखक अपनी कहानी या उपन्यास में कर देता है, तो वह उस स्थानीयता को पकड़ लेता है। तो जब आपको मान लीजिए अपने यहाँ का कोई कहावत या लोकोक्ति या मुहावरा कहानी में देखने को मिल जाता है, तो आप वहाँ से अटैच हो जाते हैं, आप अनु अपने को वहाँ से एक प्रकार से जोड़ लेते हैं। जैसे दांत बज रहे हैं, खेत रहे, पलक न झपटी, आंख मारते-मारते, तो ये सभी मुहावरे कहानी में सहज ही रूप से आ गए। देखिए, भाषा शैली पे हम लोग बहुत सूक्ष्म रूप से यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगला प्रश्न है संवाद उसने कहा था कहानी की संवेदना एवं शिल्प पर विचार कीजिए। कभी-कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि उसने कहा था कहानी की संवेदना पर विचार कीजिए, केवल संवेदना, और कभी-कभी ऐसे भी आ जाता है कि केवल शिल्प विधान पर विचार कीजिए।
ठीक है, तो ऐसे हम लोग एकदम विस्तार से ये प्रश्न करेंगे जो संवेदना एवं शिल्प वाला है, जिससे आप लोग उसमें हम लोग बहुत अच्छे से विचार करेंगे भाषा शैली के बारे में। कहानी की प्रधान शैली कथोपकथनात्मक शैली है। कथोपकथन छोटे हैं और पात्रों के अनुकूल हैं। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से भी कहानी श्रेष्ठ है। अब अगला अंतिम है उद्देश्य। ठीक है, प्रत्येक कहानी के लिखने के पीछे लेखक का कोई न कोई उद्देश्य रहता है। ठीक है, या तो वह उद्देश्य मनोरंजन हो सकता है, या वह उद्देश्य यह भी हो सकता है कि उसे समाज को कुछ शिक्षा देनी है। ठीक है, तो प्रत्येक कहानी में कोई न कोई उद्देश्य छिपा रहता है। इस कहानी के माध्यम से गुलेरी जी ने व्यक्ति के निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को उजागर किया है तथा प्रेम के उदात्त रूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हम लोग, और इसमें मैं ये एक चीज इसमें लिखना भूल गया, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष बहुत जरूरी है। आप चाहे जो प्रश्न लिखिए, उसका जो पूरे प्रश्न में आप लिख रहे हैं उसका निचोड़ जो है वो अंतिम में 2-3 पंक्तियों में आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो अंतिम की पंक्तियां जरूर वो पढ़ता है कि निष्कर्ष में बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, तो आप इसमें इस प्रकार से निष्कर्ष बना सकते हैं कि उपरोक्त तत्वों के आधार पे हम देख सकते हैं कि कहानी, उसने कहा था कहानी इन सभी तत्वों की कसौटियों पर खरी उतर रही है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कहानी गुलेरी जी की या हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक बन गई है। ठीक है, तो ऐसे करके आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपका आज कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।